नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, प्रतिनिधि लोकतंत्र, और इसी क्रम में आज हम आगे विषय को पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बात की कि लोकतंत्र के दो रूप हैं, जहाँ शासन शक्ति जनता स्वयं प्रयोग करती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और जहाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग करती है, प्रभु शक्ति का, तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि उससे परिवर्तित समय के अनुसार, अर्थात बड़े राष्ट्रीय राज्यों में, विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में, जब लोकतंत्र प्रत्यक्ष होने पर भी के जो उपाय हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पुट देने के जो उपाय हैं, वो भी हमने पढ़े, जिसमें परिप्रेक्ष्य है, जनमत संग्रह, उपक्रम है, प्रत्याह्वान या रिकॉल है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, रूढ़िवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी प्रतिनिधित्व का आधार क्या हो। प्रतिनिधित्व के दो प्रमुख आधार हो सकते हैं, क्षेत्रीय आधार और कृत्यात्मक आधार। टेरिटोरियल बेसिस हो सकता है या फिर फंक्शनल हो सकता है। तो यहाँ हम देखें कि क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व होता है, उसमें पूरे देश को लगभग बराबर जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जनसंख्या वृद्धि और विविधता को ध्यान रखते हुए समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन ये परिवर्तन किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष को लाभ हानि पहुंचाने के उद्देश्य से यदि किया जाता है तो इसको हम निर्वाचन भ्रष्टाचार कहते हैं, और ये जेरीमैंडरिंग या गैरीमैंडरिंग कहलाता है ये। और ये अमेरिका में गैरी नाम के व्यक्ति ने किया था, उसी के नाम से ये निर्वाचन भ्रष्टाचार कहलाता है। वैसे समय समय पर क्षेत्रों में परिसीमन होता रहता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन किसी दल विशेष, व्यक्ति विशेष को लाभ हानि पहुंचाने के लिए क्षेत्र में यदि परिवर्तन किया जाए तो उसको गैरीमैंडरिंग कहते हैं। ये हुआ प्रतिनिधित्व का क्षेत्रीय आधार। दूसरा आधार होता है कृत्यात्मक, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जनसंख्या में विविधता यदि हो, यानी किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षक, डॉक्टर, वकील इत्यादि बहुत तरह के व्यावसायिक समूह रहते हैं, इसलिए कभी कभी इन विविध प्रकार के हितों की देखरेख के लिए कभी कभी कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। और इसका सामान्य अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न जो कार्य हैं, उनसे जुड़े लोगों को अपने कृत्य के आधार पर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। जैसे उद्योगों से संबंधित लोग औद्योगिक नीति पर मतदान कर सकें, कृषि नीति, शिक्षा, वैदेशिक मामलों, अन्य विषयों से पर उनसे परामर्श करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इसका जो समर्थन करते हैं उन विद्वानों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व की जो बात है, उसके जो समर्थक हैं वो एबेसीज हैं, डिग्बी है, GDH कॉल है, वेब है, ग्राहम वालास, विलियम मैकडोनाल्ड, H.A. स्ट्रीट,
ये कुछ विद्वान हैं जो इसके बड़े समर्थक हैं। तो ये प्रतिनिधित्व के आधार पर दो प्रणाली हो गई, एक तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, दूसरा है व्यावसायिक या कृत्यात्मक प्रणाली। अब हम बात करेंगे निर्वाचन प्रणालियों के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब बड़े राष्ट्रीय राज्य जहाँ पर हों, वहाँ मतदाता अपने उम्मीदवारों या अनेक राजनीतिक दलों में से अपनी पसंद के उम्मीदवारों को किस प्रकार वो चुनते हैं और उन्हीं के आधार पर उन उम्मीदवारों के राजनीतिक पदों को भरा जाता है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की इलेक्टोरल सिस्टम होता है, निर्वाचन प्रणाली होती है। तो उसमें कुछ खास जो महत्वपूर्ण निर्वाचन पद्धतियां हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें एक है बहुल मत प्रणाली, प्लूरल वोट सिस्टम। इस प्रणाली की खास बात यह है कि ये एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें एक पद भरा जाता है उस क्षेत्र से, और इसमें उम्मीदवार खड़े होते हैं और मतदाता उनमें से किसी एक उम्मीदवार को वोट देता है। जब जिस उम्मीदवार को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार की तुलना में अधिक वोट मिल जाते हैं तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य नियम यही है कि जो सबसे आगे जीत उसकी, और इसमें जो निर्वाचित उम्मीदवार है उसके लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी नहीं है। तो ये बहुल मत प्रणाली होती है। इसमें भारत की जो लोकसभा है, राज्य की विधानसभाएं हैं और जो चुनाव हैं पंचायती राज के, उसमें इसी प्रणाली को अपनाया गया है। तो उसको हम बहुल मत प्रणाली भी कहते हैं, उसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसकी सबसे खास जो आलोचना है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति कोई उचित प्रतिनिधित्व इसमें नहीं मिलता। और दूसरी खास बात है कि इसमें मतों की वेस्टेज होती है। बहुत सारे मत जो हैं वो बिना प्रतिनिधित्व के रह जाते हैं, क्योंकि जो अधिकतम अपने कंपटीटर से मत प्राप्त कर लेता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसमें दूसरी मत प्रणाली है बहुमत मत प्रणाली, मेजोरिटेरियन सिस्टम। तो इसमें मेजॉरिटी जिसको मिलती है उसका निर्वाचन होता है। इसमें भी खास बात है कि ये एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र इसमें होता है और उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े होते हैं, मतदाता उन्हें वोट देते हैं। तो इसमें निर्वाचन कैसे होगा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुमत मत प्रणाली है। उम्मीदवार को जीतने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी है, अर्थात जो मान्य वोट हैं उसके 50% से अधिक वोट उसे प्राप्त होने चाहिए। यह है बहुमत मत प्रणाली। इसके दो रूप हैं, वैकल्पिक मत प्रणाली और दूसरी है दोबारा मत प्रणाली। वैकल्पिक मत प्रणाली में जो मतदाता हैं उम्मीदवारों को 1, 2, 3 ये जो वरीयता होती है अंकों वाली, वो वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस दिया जाता है। और जिस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो जो उम्मीदवार सबसे कम
प्रथम वरीयता के वोट जिसको मिले हैं उसको मुकाबले से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी द्वितीय वरीयता को अन्य उम्मीदवारों की प्रथम वरीयता में जोड़ दिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक वो उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त ना कर ले। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लोअर हाउस में अपनाई जाती है। और दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में व्यवहारिक रूप से इस पद्धति को अपनाया जाता है। हालांकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली की एकल संकीर्ण मत प्रणाली अपनाई जाती है। लेकिन जब आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली को जो हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ है कि उसकी जो खास विशेषता है वो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद एक ही होता है। तो एक सदस्यीय मत प्रणाली के रूप में बहुमत मत प्रणाली का जो है वैकल्पिक मत प्रणाली व्यवहारिक रूप से इसमें अपनाई जाती है। दोबारा मत प्रणाली का दूसरा जो रूप है, प्रकार है, वो है बहुमत मत प्रणाली का दोबारा मत प्रणाली। उस दोबारा मत प्रणाली के नाम से ही जाहिर है कि यदि मतदाता उम्मीदवारों को वोट देने के बाद किसी एक को बहुमत ना मिले तो कुछ शर्तों के साथ दोबारा मतदान करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी हालत होती है कि दो उम्मीदवारों को जो पहले मतदान में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करते हैं उनके बीच में फिर से मुकाबला करवा देते हैं। तो ये है दोबारा मत प्रणाली। तीसरी जो मत प्रणाली है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। और इसके दो रूप हैं, सूची मत प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। खास बात यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, इसकी खास एक विशेषता है कि इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि इसमें एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। और दूसरी खास विशेषता इसमें ये होती है कि किसी उम्मीदवार को बहुमत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसको एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने की आवश्यकता है। और इन निश्चित संख्या को हम चुनाव कोटा कहते हैं, इलेक्शन कोटा। और इस पद्धति को थॉमस हेयर ने इस प्रणाली को खोज किया था, इसलिए इस मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, हेयर सिस्टम ऑफ वोटिंग। और ड्रुप ने इसमें थोड़ा संशोधन किया। तो इसमें चुनाव कोटा कैसे निकाला जाता है? चुनाव कोटा बराबर डाले गए कुल वैध मतों की संख्या और भाग निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, और जो भागफल आएगा उसमें भी प्लस 1 किया जाता है। एक सिंपल से साधारण से उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। चुनाव कोटा कैसे निकाला जाए? मान लीजिए कहीं डाले गए वैध मतों की संख्या 10,000 है और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो 4 है। तो इस फार्मूले के अनुसार निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 यानी प्लस 1। अब 5 का भाग 10,000 में जाएगा तो वो भागफल आएगा 2,000, और फार्मूले के अनुसार भागफल में प्लस 1 करना है, उसमें 1 जोड़ना है। तो 2,000 प्लस 1, 2,000 में 1 जोड़ा तो 2,001 जो है ये इसका चुनाव कोटा हो गया। जहाँ 10,000 वोट डाले गए हैं वहाँ चुनाव कोटा 2,001 हो गया। जिस भी प्रत्याशी को 2,001 मत प्राप्त हो जाएंगे वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली की खास विशेषता है। खास विशेषता ये है कि इसमें बहुमत नहीं देखा जाता, बल्कि मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली इसे कहते हैं। अब हम इसके जो दो रूप हैं उनको अगली कक्षा में पढ़ेंगे, सूची मत प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। धन्यवाद।